स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। जयपुर से बड़ी खबर, राज्य में पहली बार अलग से पेश होगा कृषि बजट। किसानों के लिए किसानों का बजट पेश किया जाएगा अलग। कृषि मंत्री और अधिकारियों ने किसानों से संवाद किया। अजमेर संभाग के प्रगतिशील किसानों से संवाद, और किसानों ने सरकार को बताया कैसा होना चाहिए बजट। देखिए, अभी प्रदेश का बजट आने में समय है, कृषि का बजट आने में समय है, लेकिन तैयारियां अभी से प्रदेश सरकार ने शुरू कर दी। अभी से सुझाव लिए जा रहे हैं किसानों से किस तरह का बजट होना चाहिए। तो किसानों ने यह भी बताया कि कैसा बजट होना चाहिए, सुझाव दिए हैं किसानों ने। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी दिनेश से। दिनेश, पूरी जानकारी दें। स्वप्निल, देखिए, मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की थी पिछली बार जब बजट पेश किया था कि अगली बार से किसानों के लिए अलग से बजट जो है पेश किया जाएगा, और पूरे देश में राजस्थान पहला ऐसा राज्य होगा जिसमें कृषि के लिए अलग से बजट पेश किया जाएगा। तो इसकी जो है वो तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई है, और आज जो है वो अजमेर संभाग के किसानों से संवाद किया गया है कृषि मंत्री और जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं उनके द्वारा। तो इसमें किसानों ने अपने सुझाव दिए कि आखिर बजट में क्या शामिल किया जाना चाहिए। सभी तरह की चीजें, चाहे वो खेती किसानी से जुड़ी हो, चाहे वो पशुपालन हो, डेयरी हो, या फिशरीज जो है उससे जुड़े हुए मसले हैं, उन्होंने अपने सुझाव दिए हैं कि ये बिंदु जो है शामिल किए जाएं बजट में, तो ज्यादा से ज्यादा राहत मिल सकती है किसानों को। कृषि विभाग के प्रमुख सचिव दिनेश कुमार और आयुक्त जो हैं डॉक्टर ओम प्रकाश, वो इस संवाद के दौरान मौजूद थे। इसके साथ ही दूसरे बड़े अधिकारी मौजूद थे, और खासतौर से जो सुझाव आए हैं किसानों की ओर से और पशुपालकों की ओर से, उनकी अगर प्रमुख सुझावों की बात की जाए तो क्योंकि तकरीबन 2.5 दर्जन सुझाव जो हैं वो आए हैं, और प्रमुख जो है वो ये कि एक मांग ये की गई है कि राज्य सरकार जिला स्तर पर फूड प्रोसेसिंग पैकेजिंग को बढ़ावा दे। इसके साथ ही कृषि योजनाओं और अनुदान आदि का जो बजट है उसमें बढ़ोतरी की जाए। और जो दूसरे सुझावों की अगर बात की जाए तो ये मांग की गई है कि विभिन्न जिन्सों के जो भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज जो बनाए जाते हैं उनका निचले स्तर तक जो है वो विस्तार किया जाना चाहिए। इसके साथ ही अनुदान बढ़ाया जाए, चाहे वो फॉर्म पॉन्ड हो, चाहे वो ड्रिप सिंचाई योजना हो, इनका अनुदान बढ़ाया जाए। और इसके साथ ही भंडार गृह जो है, कोल्ड स्टोरेज जो है वो खेतों में बना दिए जाए, तो इसका ज्यादा फायदा जो है मिल सकता है। दूसरी मांगों की बात करें किसानों की, तो ये कहा गया है कि नहरों का विस्तार किया जाए ताकि पानी की समस्या का जो समाधान है सिंचाई के लिए वो जो है वो हल हो सके। इसके साथ ही किसानों को लोन देने की जो सुविधा है उसके लिए बैंकों को पाबंद किया जाए। तो इस तरह की किसानों की मांगे हैं, और भी कई ढेर सारी मांगे आए हैं, चाहे वो मनरेगा से समन्वय किया जाए कृषि कार्यों के लिए, मछली पालकों को ज्यादा सुविधाएं दी जाए, कृषि मंडियां ज्यादा संख्या में बने, विस्तार हो, नैनो यूरिया हो, नैनो डीएपी हो, इसके चलन को बढ़ावा मिले, खाद का समय पर भंडारण हो, अपेक्स बैंकों को सक्षम बनाया जाए, ज्यादा से ज्यादा वेयर हाउस बनाए जाए। तो इस तरह के सुझाव जो है इस संवाद के दौरान आए हैं जो किसानों ने बताए सरकार को। जी स्वप्न, बिल्कुल। और जाहिर तौर पर देखिए, समझा जा सकता है दिनेश, ये जो किसान है और गांव है वो कांग्रेस की विशेष रणनीति का हिस्सा है। जब कांग्रेस ये साफ कर चुकी है कि 2023 में रिपीट करने के लिए हम पूरा जोर लगा देंगे, सत्ता को रिपीट करने के लिए, समझा जा सकता है कि मेन फोकस उनका गांव और किसानों पर है। दिनेश, बिल्कुल, देखिए, किसानों पर खास फोकस है, और पिछले बजट में भी कई सौगातें मुख्यमंत्री की ओर से दी गई थी किसानों को। और हाल ही में जब कृषि कानून के खिलाफ किसानों को आंदोलन हुआ था तो कांग्रेस ने इसमें पूरा साथ दिया था किसानों का, और पुरजोर तरीके से आवाज उठाई थी। तो देखिए, किसानों पर फोकस करना जो है वो हर राजनीतिक दल के लिए जरूरी होता है। कहा जाता है कि सत्ता का जो रास्ता है वो खेतों से होकर गुजरता है, तो जो भी पार्टी किसानों को साधती है उसके सत्ता का रास्ता जो है वो आसान हो जाता है, सत्ता तक पहुंचने का रास्ता। तो कांग्रेस भी यही कर रही है, क्योंकि अब कांग्रेस मिशन 2023 लेकर चल रही है, और कांग्रेस को ये लगता है कि किसानों का साथ देकर जो है, किसानों का साथ देकर और किसानों का साथ लेकर सत्ता वापसी की जा सकती है राजस्थान में। तो
किसानों के लिए कई योजनाएं भी, चाहे वो बिजली के जो बिल हैं उनमें 1,000 रुपए हर महीने जो है वो रियायत दिए जाने का मामला हो, चाहे वो किसानों को पेंशन शुरू किए जाने का मामला हो, चाहे वो प्रोसेसिंग इकाइयों के लिए अनुदान का जो मामला हो, तो ये तमाम राहतें देकर सरकार जो है वो किसानों का साथ पाना चाहती है ताकि वापसी जो है वो की जा सके 2023 में। चलिए दिनेश, मैं चाहता हूं आप मेरे साथ बने रहें। अगली खबर पर भी मैं आपसे सवाल लूंगा। एक और बड़ी खबर है जो हमारे दर्शकों का इंतजार कर रही है। बड़ी खबर सुन लीजिए। प्रशासनिक सर्जरी हुई है मरुधरा में। 66 आरपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर हुए हैं। एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए। गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। सहयोगी दिनेश हमारे साथ हैं। दिनेश, रूटीन ट्रांसफर्स हैं या इसके पीछे कुछ खास वजह? देखिए, रूटीन ट्रांसफर हम इसे कह सकते हैं क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही ये सूची जारी हुई है गृह विभाग की ओर से, और अतिरिक्त पुलिस स्तर के जो अधिकारी हैं उनका तबादले किए हैं, और तबादले जो है वो बड़ी संख्या में किए गए हैं। ये बताया जा रहा था कि पेंडिंग थे मामले, लेकिन बीच में जो है वो क्योंकि मंत्रिमंडल पुनर्गठन जैसे मामले आए तो ये अटक गए थे, और अब जो है जब चीजें सेटल हो गई है तो उसके बाद में अब ये सूची जो है वो जारी कर दी गई है गृह विभाग की ओर से, और 66 अधिकारियों के जो है वो तबादले किए गए हैं। सभी अतिरिक्त पुलिस स्तर के अधिकारी हैं, और नामों की अगर चर्चा करें, सूची में जो नाम शामिल हैं उनमें देखिए तारा राम जो है उनका तबादला अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ATS अजमेर के पद पर किया गया है। इसके साथ ही समदर सिंह है, उन्हें लगाया गया है अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक HCMU जोधपुर रेंज में। दूसरे नामों की अगर बात करें, भूमाराम है, इन्हें लगाया गया है एडिशनल एसपी महिला अपराध अनुसंधान सेल जिला पाली में, और इसके साथ ही मनोज कुमार जो है उन्हें अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त लगाया गया है महिला अपराध अनुसंधान सेल उत्तर जयपुर आयुक्तालय में। नेम सिंह जो है उनका तबादला किया गया है अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक HCMU अजमेर, और अब्दुल आहद खां है, इनको अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ACB टोंक लगाया गया है। तो इस तरीके से कुल जो है वो 66 अधिकारी हैं जिनका तबादला किया गया है, और ये हम कह सकते हैं कि बड़े स्तर पर जो है वो फेरबदल हुआ है पुलिस महकमे में। तो ये एक जो हम कह सकते हैं कि सरकार जो चाहती है कि कानून और व्यवस्था जो है वो कायम रहे प्रदेश में, तो उसकी दिशा में एक अहम कदम है। अधिकारी जो बदले गए हैं, नई जगहों पर चार्ज संभालेंगे, ज्यादा मुस्तैदी के साथ काम करेंगे और ज्यादा जोश के साथ जो है वो काम करेंगे नई जगह पर। तो कानून व्यवस्था की ओर जो है ये सरकार का बड़ा कदम। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। राहुल गांधी के बाद सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना पीड़ितों के मुआवजे को लेकर केंद्र को घेरा। अपने गुजरात दौरे में सीएम गहलोत ने कोरोना पीड़ितों के लिए 4 लाख के मुआवजे की पुरजोर मांग उठाई। साथ ही गुजरात में खराब कोरोना मैनेजमेंट का ठीकरा बीजेपी शासन पर फोड़ते हुए केंद्र को भी कटघरे में खड़ा किया। गुजरात में सीएम गहलोत की हुंकार। कोरोना पीड़ितों को लेकर केंद्र पर हमला। 50,000 की आज की क्या कीमत है? दानदाता जो होते हैं वो 50,000 की मदद कर देते, 1 लाख की मदद कर देते हैं। आप सरकार हो, भारत सरकार हो, आपको तो 5 लाख का, 10 लाख का, 4 लाख का कम से कम हर को मिल जाए। पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना से मरने वालों के परिजनों को 4 लाख रुपए के मुआवजे की सरकार से मांग की, तो उनकी मांग को सीएम अशोक गहलोत ने पुरजोर तरीके से उठाया। कांग्रेस के दिवंगत नेता अहमद पटेल की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने गुजरात पहुंचे सीएम अशोक गहलोत ने राहुल की मांग का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ जब सरकार ने अपना दिया आदेश वापस ले लिया हो। 4 लाख का ऑर्डर निकाल के वापस विड्रॉ हो गया हो, मेरी दृष्टि मेरे ज्ञान के अंदर आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। आप गरीब को मदद तो कर रहे हो, इंसान को, क्योंकि क्या भारत सरकार होती है, उनके पास सब पावर होती है सिस्टम में आर्थिक रूप से, वो 4 लाख जो 5 लाख दे सकते हैं। आपको श्रेणी बनानी चाहिए। ज़्यादा गरीब आदमी है, घर में कोई भी तकलीफ ज़्यादा है, तो आप लोग 5 लाख।
कोरोना में राजस्थान सरकार के कामकाज की तारीफ करते हुए सीएम गहलोत ने गुजरात के बहाने खराब कोरोना मैनेजमेंट का ठीकरा केंद्र समेत बीजेपी शासित राज्यों पर फोड़ा। जो अनाथ बच्चे उनके लिए पहले 1 लाख फिर 2,500 की पर मंथ उनको एक प्रकार सहायता दी है, फिर 5 लाख देंगे 18 साल के होंगे तब। उनकी माँ बाप का ध्यान रख रहे हैं हम लोग, विधवाओं का ध्यान रख रहे हैं, सबको पैकेज दिया। इसका मतलब बहुत बड़ा ऑपरेशन आपने किया है। क्यों किया है? ये पब्लिक जानती है, चुनाव जीतने के लिए किया है। पर जो परफॉर्मेंस रही है कोरोना के अंदर उसको कोई भूल नहीं सकता। गुजरात में भट्टा बैठ गया, यूपी में लाशें जो है गंगा के किनारे गंगारी के अंदर बहती रही, पूरे मुल्क ने देखा, दुनिया ने देखा है, तो भूल सकता है क्या इन बातों को? अगर आंकड़े छिपे रहेंगे राज्यों के अंदर उचित नहीं होगा। हर राज्य सरकार चाहिए ईमानदारी से जो जिनकी डेथ हुई कोरोना के अंदर उनका ढंग से सर्वे हो, उनको इमदाद हो। गुजरात में सीएम गहलोत ने बीजेपी की पिछली रूपाणी सरकार पर हमला बोला, तो इसी बहाने बीजेपी पर भी हमलावर रहे। पूरा मंत्रिमंडल नहीं आया है, ये भी हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ। इसका मतलब कि प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी घबराए हुए हैं गुजरात के पब्लिक के मूड को लेके, क्योंकि यहाँ पर प्रबंधन को हुआ ही नहीं था। जितने लोग मारे गए हैं, पता नहीं कितने लोग मारे गए यहाँ पर, और किस प्रकार से एम्बुलेंसें खड़ी थी अस्पताल के बाहर अहमदाबाद के अंदर, एम्बुलेंस के अंदर ही मरीजों का इलाज हुआ, वो क्यों भूल जाते हैं? किसान बिल वापस लेने के बाद केंद्र सरकार बैकफुट पर है, तो अब तक केंद्र की नीतियों की आलोचना करते रहे गहलोत का हमला अब पहले से ज्यादा तीखा हो रहा है। कोरोना के बहाने अब सीएम गहलोत बीजेपी पर एक और दबाव बना रहे हैं, और ये सीधा जनता से जुड़ा मुद्दा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब बात जोधपुर की। सन सिटी के साथ सभी सुविधाओं से युक्त क्रिकेट एकेडमी और स्पोर्ट्स एकेडमी का नाम जुड़ गया है। आज आरसीए चेयरमैन वैभव गहलोत और पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी हरभजन सिंह की मौजूदगी में जीडी मेमोरियल कॉलेज कैंपस स्पोर्ट्स एकेडमी का उद्घाटन किया गया। इस एकेडमी में कुल 8 पिचों का निर्माण करवाया गया है, जिसमें 5 टर्फ पिच इंटरनेशनल मानकों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। ये एकेडमी NIS सर्टिफाइड BCCI लेवल के पिच और रणजी खिलाड़ियों को कोचिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा समय समय पर इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ियों की ओर से भी ट्रेनिंग दी जाएगी। एकेडमी में बॉलिंग गन, हैंगिंग बॉल स्टेशन, कैच प्रैक्टिस बोर्ड, पोर्टेबल नेट्स और मॉडर्न सेफ्टी इक्विपमेंट्स की सुविधा होगी। एक शानदार स्पोर्ट्स एकेडमी का आगाज जोधपुर में होने जा रहा है, और इस मौके पे आप रहेंगे, हम सब रहेंगे, तो युवाओं का हौसला अफजाई होगी, एक सबको प्रेरणा मिलेगी। मुझे खुशी है कि मैं आप सबके बीच में आ सका। मुझे बताया गया कि स्पोर्ट्स एकेडमी में ना केवल क्रिकेट बल्कि दूसरे गेम्स की सुविधाएं भी दी जाएंगी। जो ये एकेडमी शुरू हुई है, इसका आप ज़रूर फ़ायदा उठाइए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। क्रिकेट के साथ साथ और भी यहाँ पे कुछ फैसिलिटीज़ की बात हो रही थी कि और भी स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ यहाँ पे जो है वो शुरू की जाएंगी। राजसमंद शहर के जावद में अश्लील गुमनाम चिट्ठियों को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि जावद की महिलाओं ने संदेह के आधार पर संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करने की मांग कर रोड जाम कर दिया। काकरोली नाथ द्वारा मुख्य मार्ग जाम होने पर डीएसपी बेनी प्रसाद मीणा, काकरोली थाना प्रभारी योगेंद्र व्यास जाब्ते के साथ पहुंचे। पुलिस ने लाठियां फटकार कर भीड़ को खदेड़ा। दरअसल 1 माह पहले 10 चिट्ठियां डाक से कई घरों में पहुंची, जिसमें गांव की महिलाओं के एक दूसरे के साथ अवैध संबंध होने का जिक्र था। 100-200 के आसपास महिला और पुरुष थे। इन लोगों ने यहाँ पर रोड जाम करके इनसे आगे पूछा कि क्या बात है, तो उन्होंने किसी पर शंका जाहिर की कि कोई आदमी है जो हमें बदनाम करने की कोशिश करता है, इस तरह की हमें चिट्ठियाँ भेजता है। सर उनको सभी फोर्स ने समझा के और यहाँ पर CNG मेंबर्स के समझा बुझा के उनको ऑफिस घर भेजा, उनसे एक रिपोर्ट की। अब इन्होंने जो अवैध मजमा लगा के यहाँ पर रोड जाम किया, इसके खिलाफ हम मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। कोटा जिले के सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में महिला की हुई हत्या मामले में पुलिस को एक CCTV फुटेज मिला है। इसमें दिख रहा है वारदात के पहले एक संदिग्ध युवक महिला को अपनी बाइक पर बैठाकर ले गया। पुलिस इसके जरिए संदिग्ध युवक की तलाश में जुट गई है। फिलहाल युवक के बारे में कोई और सुराग नहीं लग पाया है।
कोटा की कुन्हाड़ी इलाके के एक ज्वेलरी शॉप में चोरी करने वाली 2 शातिर महिला चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने सोने के 2 लॉकेट भी बरामद किए। दोनों महिलाओं ने 2 और महिलाओं के साथ मिल ज्वेलरी शॉप में चोरी की थी। महिलाओं ने सोने के 5 लॉकेट चुराए थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों को अरेस्ट किया। अन्य की तलाश जारी है। बीकानेर में संगीत नाटक अकादमी की ओर से देशज का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुके बहुरूपिया कलाकारों ने भाग लिया। शिव, नारद, भील, जोकर, जामवंत और जिन्न का रूप धारण कर इन कलाकारों ने जमकर दाद बटोरी। सभी बहुरूपिया कलाकार दौसा के एक खास मुस्लिम परिवार से हैं जो रियासत काल से बहुरूपिया कला को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने सभी कलाकारों का उत्साह बढ़ाया। लेकिन हमारा जो परिवार है, हमारा परिवार ये चाहता है कि जो हमारी कला, जो हमें विरासत में मिली बहुरूपिया कला, इसको हम बचाए रखें। लेकिन इसके लिए हमें क्या होता है कि रोजी रोटी की तलाश होती है। लेकिन अगर रोजी रोटी का संकट हमारे परिवार पर इतना गहराया, इस कारण हम सोच भी रहे हैं, लेकिन अब क्या करें। लेकिन ये विरासत में जो मिली हुई कला है, इसे हम बचाने की मुहिम में, जैसे लखनऊ है, दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, अनेक अनेक प्रांतों में जाते हैं और अपनी बहुरूपिया कला का प्रदर्शन करते हैं। लेकिन ये जब से लॉकडाउन लगा है, कलाकार की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, क्योंकि रोज़गार नहीं रहा, काम धंधे बंद हो गए, तो कलाकार बहुत परेशान रहा है। और हमारा मतलब एक ये मान लीजिए सारा कारोबार जो भी कुछ है वो इस कला के पीछे है। अब ये कार्यक्रम नहीं चलेंगे तो हमारा काम बंद हो गया था। इस कारण से हमको ये निवेदन करना चाहेंगे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले। जैसलमेर से बड़ी खबर। हनी ट्रैप मामले में संदिग्ध व्यक्ति डिटेन हुआ है। सैन्य गतिविधियों की सूचना बाहर भेजने का इस पर शक है। आईएसआई को जरूरी सूचनाएं लीक करने की भी खबर मिल रही है। चांदन में सेना की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज है। सुरक्षा एजेंसियां फिलहाल संदिग्ध से पूछताछ कर रही है। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं जैसलमेर से। हनी ट्रैप मामले में एक व्यक्ति संदिग्ध माना गया है, उसे डिटेन किया गया है। देखिए, शक जाहिर किया जा रहा है कि सैन्य गतिविधियां जो उस इलाके में हो रही हैं, ये जानकारी वो बाहर भेज रहा है। अब पूछताछ के जरिए ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या ये ऐसा कर रहा था, क्या इस पर जो आरोप लग रहे हैं वो सच है, और अगर ये सच है तो फिर ये सूचना किसे भेजता था, क्यों भेजता था। फिलहाल तमाम बातें हैं जिसे पता लगाने की कोशिशें चल रही हैं। आईएसआई को जरूरी सूचनाएं लीक करने की भी बात सामने आ रही है, हालांकि पुष्टि होना बाकी है। चांदन में सेना की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज है और कई सैन्य गतिविधियां यहां पर होती रहती हैं। माना यह जा रहा है कि यह संदिग्ध व्यक्ति उन गतिविधियों पर नजर रखता था और जरूरत पड़ने पर या फिर रूटीन तौर पर उन सूचनाओं को बाहर भेजता था, आईएसआई तक पहुंचाता था। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां इस संदिग्ध से पूछताछ कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी श्रीकांत से। क्या जानकारी है श्रीकांत? तो जयपुर की सुरक्षा एजेंसी ने जैसलमेर में एक बड़ी कार्रवाई की है। हनी ट्रैप का एक मामला जो है वो सामने आया, जिसमें एक व्यक्ति को डिटेन किया गया है। विश्वसनीय सूत्रों से मिली अहम जानकारी के अनुसार चांदन क्षेत्र का ये सारा मामला बताया जा रहा है, जहाँ का ये व्यक्ति निवासी है, लेकिन अब तक जो है वो नाम ओपन नहीं किया गया है। सैन्य गतिविधियों की जानकारी जो है ये व्यक्ति देश विरोधी ताकतों तक पहुंचाता था। पाक की खुफिया एजेंसी आईएसआई से महत्वपूर्ण सूचनाएं लीक करने का भी जो है वो इस पर जो है आरोप लगाया जा रहा है, उसकी बात की जा रही है। साथ ही साथ जो है मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस क्षेत्र का ये निवासी है, चांदन क्षेत्र, इसी क्षेत्र में सेना की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज भी स्थापित है। जयपुर से आई सुरक्षा एजेंसी ने यह कार्रवाई की है और जैसलमेर से जयपुर जो है इस व्यक्ति को सुरक्षा एजेंसियों द्वारा ले जाया गया है। पूर्व में भी चांदन और लाठी इलाका जो है इसमें कई हनी ट्रैप के मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें कई जो है पूर्व सैनिक या फिर बात करें कि ऐसे लोग जो फील्ड फायरिंग रेंज के आसपास आते जाते हैं, उसकी जानकारी रखते हैं, उन्हें जो हनी ट्रैप में फंसाकर वहां की कई बार जानकारी लेने के जो है वो प्रयास किए गए हैं। और ऐसे कई मामले लगातार जो है सामने आते रहते हैं। और हाल ही में जो है वो इस फील्ड फायरिंग रेंज में पिछले 1 साल में लगभग 3 से 4 मामले सामने आए और हाल ही में जो है इस व्यक्ति पर जो है तलाश जारी थी, जिसके बाद आज जो है इसे पकड़कर जयपुर ले जाया गया है। जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।